सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और वक्त है ये दृष्टिकोण का। और आज मैं क्या क्या बात करूंगा, क्या कुछ चर्चा करूंगा, कौन सी खबरें होंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का बड़ा महत्वपूर्ण ये दृष्टिकोण है और इसमें भारत अपने हितों को कैसे, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उनकी साजिशों के खिलाफ अपने हितों को कैसे सुरक्षित रख रहा है ये भी बताऊंगा। चीन का लोकतंत्र विरोधी चेहरा भी दिखाऊंगा। भारत कैसे अपनी जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ा रहा है वो भी दिखाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश के एक मंत्री का चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया, यानी वो चेहरा ही नहीं दिखा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार, योगी राज में क्या कुछ हो रहा है ये तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन ये सारी खबरें हम देखें, सब खबरों पर बातचीत करें, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के बाद हम बातचीत शुरू करें। बेटी अफसान से बात करेंगे। अफसान ने वैसे अफसान आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे JNK स्टेट की लड़कियां भी आगे आ रही है। नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां, उनको आगे आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की फुटबॉल कोच अफशा के साथ। और इस बातचीत को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि क्यों देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंच, उनका संवाद वो इतना जबरदस्त होता है, इतना प्रभावी हो जाता है। और आज दरअसल वो फिट इंडिया मूवमेंट, उसका 1 साल हो गया, आज वर्षगांठ थी। और मिलिंद सोमन, विराट कोहली, अफशा शेख और ऐसे ढेर सारे जो खिलाड़ी हैं जो फिट रहते हैं, उन सब के साथ प्रधानमंत्री ने बात की और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये मंत्र उन्होंने दिया। और मैंने आज जानबूझकर इसलिए इस वीडियो के साथ आज अपनी दृष्टिकोण की चर्चा शुरू की कि देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर इतने ज्यादा समर्थक हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, तो वो दरअसल जानते हैं कि देश क्या चाहता है। देश में हर उस जगह पर, जिसको बार बार कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पर हैं तो आपको रिलेट करना चाहिए, आपको जुड़ना चाहिए, आपको संबंध होना चाहिए। सिर्फ इतना भर नहीं कि अनुच्छेद 370 हटा दिया। और इस सब के बाद, और मैं आपको कई बार वो जिक्र भी करता हूं, अभी जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं वो भी मिल चुके हैं। और जब मैं पिछले साल 10-11 सितंबर को था वहां श्रीनगर में, तो मैंने बताया था कि सत्यपाल मलिक जी ने भी यही बात कही थी कि हम बच्चों के हाथ से पत्थर हटाकर उनको फुटबॉल देंगे, क्रिकेट देंगे और बहुत सी चीजें हैं। वहां सुरेश रैना भी अपनी क्रिकेट एकेडमी शुरू कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 370 हटा दिया सरकार ने, तो कश्मीरियों को कैसे वो देश की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। और आज ये फिट इंडिया के बहाने कश्मीरी फुटबॉलर अफशा के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत एक बहुत सुंदर चित्र है, बहुत बढ़िया तस्वीर है। ये बोल रही है, ये बता रही कि कश्मीर कैसे बदल रहा है, बदलने की ओर है। और अब मैं सीधे कश्मीर से आ जाता हूं उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य। और यहां क्या मुश्किलें थी? नौकरियां नहीं मिल रही थी, नौकरियों में देरी थी, लगातार अदालत से और दूसरी जगह से अड़चन हो जाती थी, उसमें स्पीड अप नहीं होता था, खूब छेड़खानी होती थी,
कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। लगभग हर जिले में अपराधी थे, माफिया थे, यानी एक दो ऐसे अपराधी थे जो जिला चलाते थे, शहर चलाते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने क्या कुछ किया ये हमें देखने को मिला। और ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इनकी संपत्तियां कैसे गिरी, देखिए अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। ये अतीक अहमद का घर है, ये अतीक अहमद का घर गिराया जा रहा है। और ऐसी 20 से अधिक संपत्तियां अतीक अहमद की और मुख्तार अंसारी की ऐसे संपत्तियां वो सब लगातार गिराई गई। हमने लखनऊ में भी देखा था कैसे मुख्तार की संपत्तियां गिरी। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मुख्तार अंसारी या एक अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश के हर जिले में जो अपराधी थे जिन्होंने अपने बाहुबल से संपत्तियां अर्जित की थी, उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार चिन्हित कर रही है, जब्त कर रही है, गिरा रही है। और ऐसी ही एक जब्ती हुई है ये सुंदर सिंह भाटी। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। आज दिनांक 24/9/2020 को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार अभियुक्त सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम गंगौला थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर की ग्राम जाफराबाद गनौली में स्थित संपत्ति खतौनी संख्या 435 कुल क्षेत्रफल 0.4216 हेक्टेयर अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्राम वासियों को हिदायत की जाती है कि इस बोर्ड को तथा इस खेत को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास न करें, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ऐसी ही कार्रवाई हरदोई पुलिस ने भी की है शराब और खाद्यान्न माफिया गैंगस्टरों के खिलाफ। वहां गैंगस्टर विकास, विजेंद्र और सुनील की 64 लाख की संपत्ति वो जब्त की गई है। और वो जो सुंदर सिंह भाटी का मैंने आपको दिखाया, वो आलोक सिंह जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर नोएडा, उनके आदेश पर 4 करोड़ की जमीन कुर्क हुई है। अब ये सब देखने के बाद लगता है कि आखिर ये अपराधी इतने बड़े कैसे बने होंगे। हमारे आपके बीच में से ही तो बने होंगे। हमने उन सरकारों को समर्थन दिया होगा जो इन अपराधियों को समर्थन देती रही। हमने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस तरह से चुना होगा और कई बार तो इन्हीं ऐसे अपराधियों को ही चुन लिया होगा। और ये एक दिन में नहीं कोई अपराधी बन जाता, किसी एक 5 साल की सरकार में नहीं बनता है। जब लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और वो राजनीतिक संरक्षण जनता के मत की ताकत से मजबूत होता रहता है, तब ऐसे माफिया अपराधी बनते हैं। अच्छा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चुन चुनकर इन अपराधियों को दुरुस्त कर रही है। और सिर्फ दुरुस्त नहीं कर रही है, उनको उनकी संपत्तियां जब्त कर रही है, कुर्की हो रही है। और जो ऐसी अवैध संपत्तियां बना ली हैं, बड़े बड़े महल और कोल्ड स्टोरेज और जाने क्या क्या, वो सब गिराया जा रहा है। लेकिन महिलाओं से, लड़कियों से, छात्राओं से छेड़खानी के मामले, दुराचार के मामले वो लगातार सामने आते रहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा निर्णय लिया है योगी सरकार ने। ऐसे मामलों में जो भी आरोपी होंगे, जो अपराधी होंगे, जो छेड़खानी करेंगे बच्चियों से, महिलाओं से, लड़कियों से, उनके पोस्टर, ऐसे दुराचारी और अपराधियों के पोस्टर वो चौराहे पर लगाए जाएंगे। ऑपरेशन दुराचारी, पेशेवर अपराधियों के भी पोस्टर लगाए जाएंगे। यानी आप जानते रहें, समझते रहें। अब इतना समझने के बाद भी अगर उनके साथ खड़े होंगे आप, तो आप यकीन मानिए कि कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन, कोई भी तंत्र उससे आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है। इसलिए आप अपने ऊपर अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए, आप खुद देखिए और ऐसे लोगों को अपनी ताकत से भी जहां खड़े हैं वहां से पीछे धकेलने की कोशिश कीजिए। अच्छा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन ये काम कर रहा है। सरकारी नौकरी की बात होती है, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी। मैंने इसी चैनल पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी प्रक्रिया कर रहे हैं पूरी, और उन्होंने हमसे कहा भी कि इसलिए भी जल्दी करना है कि ऐसा ना हो किसी वजह से मामला रुक जाए। लोग अदालत चले गए, कुछ अभ्यर्थी भी गए, अंतिम में रुक गया। लेकिन जो अदालत के जिन सीटों को खाली रखना है उसको छोड़ के 31,661 पदों को भरने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है और अच्छा है कि छात्रों का दबाव है, जनता का दबाव है कि सरकार रोजगार को प्राथमिकता में रह रही है। योगी सरकार ने पहले भी बताया कि 3 लाख नौकरियां अब तक सरकारी दी जा चुकी हैं। और अब
इन बातों के बाद आज दृष्टिकोण में एक ऐसी चर्चा करते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या सत्ता का नशा इतना हो जाता है कि आपको नहीं समझ में आता है कि देश में किस तरह के हालात हैं। अभी अभी रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया चाइनीज वायरस से। देश में 58 लाख के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच रहा है। 91,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, हम जीवन नहीं बचा सके हैं। उसमें मंत्रियों से लेके विधायक से लेके सांसद से लेके सामान्य व्यक्ति तक जाने किसकी किसकी जान चली जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में भी एक बयान आता है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, बड़ा प्रभाव है उनका, सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रही है और एक समय में तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बताए जा रहे थे। अभी भी हो सकता है कि भविष्य में मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उन्होंने बयान दिया इंदौर में कि मैं तो मास्क लगाता नहीं। लेकिन अच्छा है कि जब उन्होंने कहा कि मैं मास्क नहीं लगाता तो देखिए कैसे उनको जवाब मिला। पत्रकारिता यही है। ये तस्वीर देखिए, मंत्री जी का चेहरा हटा दिया। आप मास्क नहीं लगाते तो हम आपका चेहरा नहीं लगाएंगे। और इस साहसिक पत्रकारिता के लिए अखबार का जो कहें कि अखबारों को सिर्फ तारीफ नहीं की जानी चाहिए। बार बार जो हम कहते हैं कि पत्रकारिता नहीं होती है, तो ये पत्रकारिता हो रही है। इस साहस के लिए, इस शानदार पत्रकारिता के लिए, इस जिसको कहते हैं ना एकदम तीर निशाने पे लगना, पत्रकारिता का काम है कि तीर निशाने पे लगे, और वो दैनिक भास्कर ने कर दिखाया है। इसका असर दिखा। इसका असर ये दिखा कि मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को माफी मांगनी पड़ी है। आप उनकी माफी सुन लीजिए, फिर बात। कल भी मास्क के संबंध में जो शब्द निकले वो पूर्णतः गलत थे। मुझे स्वयं को पीड़ा हुई अपने शब्दों से। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के एकदम विपरीत थे और इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, गलती मानता हूं और प्रार्थना करता हूं सभी सामाजिक लोगों से, समाज के लोगों से, आवाम से कि वो मास्क पहने और कोविड के सभी नियमों का पालन करें। थैंक यू। माफी तो मांग ली मंत्री जी ने, लेकिन क्या ये एक बार सोचना उनको पड़ेगा कि अभी भी जो माफी मांगी है, मास्क उनके गले में लटका हुआ है। और ये बहुत अच्छा नहीं है कि अगर ऐसे समय में जब देश इतनी बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है और हम सामान्य होना चाहते हैं, आर्थिक गतिविधियां होंगी, लोगों का जीवन चलेगा, रोजी रोटी चलेगी, लेकिन इस सब के बीच में अगर मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो ये बहुत खराब है। और कई बार इन्हीं सब जगहों पर जाकर लगता है कि लोकतंत्र में हमने आपको चुन कर भेजा, तो हमारे वोट का, हमारे जनमत का इस तरह से अपमान मत कीजिए। आप राजा नहीं हो गए हैं। आप किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था में नहीं है कि उसके बाद जो आपका मन करेगा वो करेंगे। और यहां तो अगर मन करेगा तो उसकी कितनी भारी कीमत खुद आपको और जनता को चुकानी पड़ सकती है, ये हम लगातार देख रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि मंत्री जी ने माफी मांगी है तो वो दिल से माफी मांगी होगी और कम से कम उनका एहसास हुआ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक बड़ा फैसला इसी से जुड़ा हुआ है, जो वायरस का संक्रमण है, राज्यों को फंड की दिक्कत है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए राज्यों को यह अनुमति दे दी है कि वो राज्य आपदा प्रबंधन कोष में से 50% यानी आधा हिस्सा इस महामारी से निपटने पर खर्च कर सकते हैं। जो उपाय वो करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो सब वो कर सकते हैं। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की अदालत ने आज जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक वो भेज दिया है न्यायिक हिरासत में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में इनकी भूमिका संदिग्ध है और UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत इनको विशेष सेल जो है दिल्ली पुलिस की, उसने गिरफ्तार किया है। आज दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहां एक और मामला आया, भीमा कोरेगांव मामला, नक्सलियों से जुड़ा हुआ, जो बहुत जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश थी, जिसमें बहुत बड़ा जो कहें कि एक पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को दहलाने की साजिश थी। वहां दंगा हुआ। उन सब में जो अर्बन नक्सल्स हैं, यानी जो लोग शहरों में हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसे ही सुधा भारद्वाज
उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके खिलाफ जो अदालत में याचिका दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस आधार पर उन्हें जमानत दे दी जाए। अदालत ने उसको सुनने से इनकार कर दिया और जो उनकी वकील थी वृंदा ग्रोवर, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। पश्चिम बंगाल, और इस बार वहां दुर्गा पूजा उस तरह से नहीं होगी जैसी होती रही है। ममता बनर्जी सरकार ने वहां दुर्गा पूजा जो पंडाल हैं, कमेटियां हैं, उनको 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। और जो दुर्गा पूजा होगी भी वो सैनिटाइजेशन, जितनी तरह की चीजें हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो सब करते हुए सिर्फ प्रतिमा रखाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अभी चुनाव भी होना है, वहां बहुत आरोप लगते रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह से 50,000 रुपए प्रति पंडाल देने की बात की है। हालांकि ये बात सही है कि ऐसे समय में सरकारों को मदद करनी चाहिए, लेकिन ये बेहतर नहीं होगा कि कहीं भी धार्मिक कामों में सरकारों का दखल बहुत ज्यादा बढ़े। आज जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन और न्यूक्लियर साइंस के चेयरमैन और न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये जो डॉक्टर शेखर बासु, उनका आज निधन हो गया। वो 68 वर्ष के थे। कलकत्ता में आज उन्होंने आखिरी सांस ली और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको श्रद्धांजलि दी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, जो कहीं भी अलग अलग जगहों पर योगदान देते हैं, उनको हमें जरूर याद रखना चाहिए। कलकत्ता से एक बड़ी अच्छी खबर भी है, और वो खबर ये है कि वहां ट्राम लाइब्रेरी शुरू होने वाली है। पहली ट्राम लाइब्रेरी। अब ट्राम धीरे धीरे बंद हो रही है। मैं कभी उस पर चला नहीं हूं। मैं कभी कलकत्ता इस बार जाना हुआ तो जरूर जाना चाहूंगा उस पर। और बहुत अच्छा है कि जो ट्राम लाइब्रेरी है ये कहां से कहां, जो कॉलेज स्ट्रीट है वहां का बड़ा मशहूर कलकत्ता की जो कॉलेज स्ट्रीट है उससे गुजरेगी। 4.5 किलोमीटर चलेगी। इसमें लाइब्रेरी होगी, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें होंगी, साहित्य की किताबें होंगी, आप वहां पढ़ सकेंगे। और ये जो कॉलेज स्ट्रीट है, इसको आप समझिए कि कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत खबर है ये। 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, 30 शैक्षिक संस्थान हैं यहाँ। और ये जो पूरा का पूरा रूट है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, हिंदू स्कूल, हारे स्कूल और कलकत्ता गर्ल्स स्कूल। बहुत खूबसूरत खबर है और मुझे लगता है कि हर शहर में ऐसा कुछ होना चाहिए। पढ़ने लिखने वाला ही समाज आगे बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। और ट्राम में अगर लाइब्रेरी होगी तो चलते हुए थोड़ा सा पढ़ाई हो ही जाएगी। बहुत खूबसूरत खबर है। मेरे पास इसके विजुअल नहीं है, नहीं तो ये भी मैं आपको दिखाता। और मैं एक चीज और कहता हूं कि आप लोग अगर किसी शहर में है, जैसे आज मेरे कलकत्ता के किसी सामाजिक परिवार के साथी ने अगर जब भी वो शुरू हो तो उसका वो वीडियो बना के मुझे भेजेंगे तो मैं अपने बुलेटिन में जरूर शामिल करूंगा। आप 1-1.5 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पर मुझे भेजेंगे तो मैं जरूर शामिल करूंगा। महाराष्ट्र, एक अच्छा अभियान वहां की सरकार ने शुरू किया है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कोशिश ये होगी कि घर घर जाएंगे और इससे चाइनीज वायरस और इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं या कोई भी सांस की ऐसी दूसरी जो समस्याएं हैं उसको पहले से कोशिश की जा सकेगी कि उसका जो परीक्षण है वो कर लिया जाए, ऐसे लोगों को पहचाना जाए, चिन्हित करके उसको रोका जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं और जो सबसे ज्यादा जिन 7 राज्यों में उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। और बहुत जरूरी है कि अगर हम महाराष्ट्र में ये चेन तोड़ पाएं तो देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत आसानी होगी। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा अजीबोगरीब मामला आया है। एक 33 वर्ष की महिला जो कोविड पेशेंट थी और वो जो है गायब हो गई है और उसके परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसी खबरें आई, सायन हॉस्पिटल मुंबई से आई, ऐसी ढेर सारी खबरें आई कि कई जगह लोगों की बॉडी गायब हो गई, बदल गई। ये खतरनाक है। ये दिखाता है कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट है अस्पतालों में। आप सोचिए कि एक परिवार वैसे ही जूझ रहा है कि उसके परिवार से कोई वायरस से संक्रमित हो गया, फिर उसकी जान चली जाती है और उसका शरीर, उसका शव तक नहीं मिलता है। ये बहुत मतलब क्या कहेंगे कि एकदम मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। भला हो कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर कुछ हम निकल पाए कि आखिर क्या मामला है, कहां गायब हो गई, और बेहतर हो कि कुछ अच्छी खबर आए। बॉम्बे उच्च न्यायालय में आज सुनवाई नहीं हुई कंगना का कार्यालय तोड़ने पर। कल सुनवाई होगी। और मुंबई की जान क्या है लोकल, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर नहीं हो पाएगी, अभी भी नहीं हो पा रही। आज भी हमने देखा मारामारी वाले विजुअल। लेकिन जो पश्चिम रेलवे है उन्होंने
68 अतिरिक्त जो है वो लोकल सेवाएं शुरू की हैं, जिससे कि थोड़ी सी कुछ पहले से 423 चल रही थी, अब 68 उसमें, अच्छा नहीं, पहले से जो चल रही थी उनको मिला के 68 मिलाकर कुल अब 423 सबअर्बन ट्रेनें चलने लगी हैं। छत्तीसगढ़ से एक खबर, हालांकि ये बहुत बुरी खबर है और बार बार मैं कहता हूं कि नक्सलवाद को भीमा कोरेगांव में भी वही था जो सुधा भारद्वाज स्वास्थ्य कारणों से जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने गई थी उनकी वकील, और वो ठुकरा दी गई। ये जो अर्बन नक्सल हैं ये समझते नहीं है कि ये नक्सली, ये माओवादी, या समझते नहीं, कहना ठीक नहीं होगा, जानबूझकर ये करते हैं। और नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में 5 गाड़ियों को आग लगा दी। कौन सी गाड़ियां थी? मैं बार बार कहता हूं कि ये देखना जानना बहुत जरूरी है। कश्मीर में भी यही होता था, स्कूल तोड़ देते थे, उसमें आग लगा देते थे, वहां गोलियां बरसाते थे। यहां भी वही हुआ है। सड़क निर्माण की मशीनें हैं ये, पारदी और परिविधि विलेज में, गांव में, और मोहला पुलिस थाना ही है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये हुआ। और जो गाड़ियां जलाई गई वो सब सड़क निर्माण से जुड़ी हुई थी। वो जो डंपर होता है, मिक्सर प्लांट होता है, वो सब इन्होंने जला दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे उसी तरह से निपटने की जरूरत है जैसे आतंकवादियों से निपटा जाता है। ये और आतंकवादी एक ही है, नक्सली और आतंकवादी, इनको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है वाईएसआर कांग्रेस पर, वहां की सरकार पर, जगन मोहन रेड्डी की सरकार। कई बार वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां ईसाई जो मतांतरण का काम है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां जो ईसाई मत के लोग हैं उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और प्रभाव बढ़ने तक ठीक नहीं था, लेकिन अगर उसकी वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत होने लगे, डर लगने लगे, वहां मतांतरण होने लगे, तो ये अच्छा नहीं है। जयदेव गल्ला ने कहा है कि पिछले कुछ समय में, और जो बल्कि पिछले कुछ समय क्या, वो कह रहे हैं कि फरवरी से अभी तक में 6 हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, वहां तोड़फोड़ की गई है, अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो कह रहे हैं कि अब लोगों का डर वर खत्म हो गया है। और क्या ये सरकार इस तरह की हिंसा से, इस तरह के हमले करके क्या उससे लाभ पा रही है क्या? और ये गंभीर प्रश्न है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जो सांप्रदायिक इस तरह की अगर सरकार की गतिविधियां होंगी तो वो ठीक नहीं है। कर्नाटक, वहां डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाना क्षेत्रों में दंगे हुए थे। उस मामले में एक मुख्य साजिशकर्ता सैयद सादिक अली, उसको गिरफ्तार किया बेंगलुरु पुलिस ने, और 30 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए हैं। अच्छा है कि इस तरह के दंगे होते हैं तो पहले कार्रवाई नहीं होती थी, बरसों बरस मामला चलता था, पहले लोग पकड़े नहीं जाते थे, राजनीतिक दबाव हो जाता था, फिर अदालतों में भी बहुत लंबे समय तक चलता था। अब अच्छा है कि धीरे धीरे वो कार्रवाई तेजी में हो रही है। और बेंगलुरु सिटी की जो क्राइम ब्रांच पुलिस है, उन्होंने एक अनुश्री, ये एक एंकर हैं, इन्हें कहा है कि आप जो है जो ड्रग मामला है उसमें इनको पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन कर्नाटक से एक और खबर है, क्या कर्नाटक में फिर से राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिलेगी? क्योंकि सिद्धारमैया जो अपोजिशन विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो पेश किया है। और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विश्वेश्वर हेगड़े कागड़ी, इन्होंने कहा है कि जल्दी ही, उन्होंने एडमिट कर लिया वो नोटिस, उन्होंने कहा जल्दी हम तारीख बताएंगे। हालांकि लगता नहीं कि ऐसी कोई स्थिति होगी। केरल में बवाल मचा हुआ है, लेकिन न तो केटी जलील इस्तीफा दे रहे हैं, न मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस्तीफा दे रहे हैं। शिवाशंकरन से एनआईए ने पूछताछ की। केटी जलील के खिलाफ जो भाजपा SC/ST मोर्चा की महिलाएं हैं, उन्होंने आज फिर प्रदर्शन किया। लगातार पूरा राज्य उबल रहा है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सड़कों पर हैं। पंजाब, मैंने कहा था अभी जो भिवंडी मुंबई का था, अभी वहां हम लोग उस सदमे से उबरे भी नहीं थे। 41 जाने अब तक चली गई हैं उस मामले में। और डेरा बस्सी, मोहाली के डेरा बस्सी में एक भवन, जर्जर भवन गिरा, वहां भी 4 लोगों को जान चली गई। ऐसे भवन कैसे बने रह जाते हैं, और वो भी खास करके अगर वो अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, कहीं किसी गांव में किसी जगह पे गिर जाए तो बात अलग है कि लोगों को पता नहीं चला, लेकिन ऐसी जगहों पे इसका मतलब कि प्रशासन कितनी लापरवाही करता है। जम्मू कश्मीर, एक बुरी खबर है, एक एडवोकेट हैं, वकील हैं बाबर कादरी, उनको गोली मार दी गई है। अब वो किन्होंने मारी, किन आतंकवादियों ने मारी, अभी तक पता नहीं चला है। और एनआईए एक जो जांच कर रही थी LOC का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था, उस मामले में
उसमें और कई जगहों पर जांच की है। और अब बात बिहार की। बिहार में देखिए बड़ी मुश्किल हो गई है। दोनों ही जो एनडीए और यूपीए हैं, दोनों में मारामारी चल रही है। चिराग पासवान अपनी रस्साकशी में लगे हुए हैं। सीटें अभी किसी की तय नहीं हुई हैं और वो हमको लगता है कि जब तक चुनाव आयोग नहीं घोषित कर देगा तब तक वो सीटें तय नहीं होंगी। गुप्तेश्वर पांडे गजब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब एकदम उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो किसी परिवार से आता नहीं हूं, कोई मेरे ऊपर वरद हस्त नहीं है और इसीलिए बिना वरद हस्त के वो पुलिस प्रमुख से इस्तीफा लेते हैं और वीआरएस ले लेते हैं और वो अब नेता बनने जा रहे हैं। कह रहे हैं जनता का बहुत दबाव है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के वो भी कह रहे हैं जनता का बहुत दबाव है, हम तेजस्वी यादव के पीछे नहीं खड़े हो सकते, वरना हम तेजस्वी के पीछे खड़े होंगे तो नीतीश से लड़ नहीं पाएंगे। देखिए किधर जाता है मामला। बिहार बड़ा रोचक होता जा रहा है और अच्छा है, क्योंकि वहां तो जैसी स्थिति थी उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कोई परिवर्तन बहुत होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए 28 सितंबर को उसकी अगली तारीख लगाई है। यूपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि परीक्षा की तारीख टालनी चाहिए। और अब बात शेयर बाजार की आज मैं करूंगा। 1115 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है। करीब 4 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में चले गए हैं। निवेशकों को बस यही सलाह दूंगा कि आप चुप मार कर बैठिए, ये टाइम निकल जाएगा, आपका पैसा बचा रहेगा। जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो खतरा हो जाएगा। ये दुनिया भर में जो गिरावट है उसका असर है, अमेरिका में भी देखने को मिला, क्योंकि वहां जो जॉब क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जिसको कहते हैं, वो बढ़ गया। 8,50,000 की उम्मीद थी, 8,70,000 लोगों ने जॉब क्लेम कर दिया है। अब भारत के हितों से जुड़ी, विदेश से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हैं, सार्क मीट में आज भारत ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ब्लॉकिंग ऑफ कनेक्टिविटी इसका मुद्दा उठाया, पाकिस्तान पर हमला किया, कहा कि ये हर मंच को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। आज विदेश मंत्रियों की बैठक थी सार्क में, उसमें बहुत डॉक्टर एस जयशंकर ने चिन्हित किया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो ये सुनना चाहिए, रीअफर्म इंडियाज कमिटमेंट टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कनेक्टेड, इंटीग्रेटेड, सिक्योर एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो करेंसी स्वैप जो सपोर्ट है मालदीव के लिए $150 मिलियन, भूटान के लिए $200 मिलियन और श्रीलंका के लिए $400 मिलियन, ये अभी ऐड हुआ, ये हम करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि बड़ा चैलेंज है जो दूसरे देश आतंकवाद फैला रहे हैं, जो एक दूसरे का रास्ता रोकते हैं ट्रेड में और दूसरी चीजों में, ये बहुत बड़ा संकट है। और अगर ये रहेगा तो न तो हम शांति से रह पाएंगे, न समृद्धि हो पाएगी और न ये पूरा क्षेत्र जो दक्षिण एशिया का है ये सिक्योर हो पाएगा। आज नेपाल में जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है इंडियन एम्बेसी के, नामग्या खाम्पा, उन्होंने 1.54 बिलियन बिलियन रुपीस का चेक सौंपा है शिशिर कुमार ढंगाना, ये जो नेपाल के सचिव हैं, वित्त सचिव हैं। और ये किस लिए? हाउस रिकंस्ट्रक्शन, ये घर बनाने की जो फिर से बनाने की परियोजना है। नेपाल को भारत लगातार सहयोग करता रहता है। नेपाल कई बार लगता है दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है, चीन जैसे तानाशाह देश के साथ रहना चाहता है। कई बार ये लगता है कि जो उसका वामपंथ के प्रति मोह है उसमें वो चीन के ज्यादा नजदीक चला जाता है और भारत विरोधी गतिविधियां करता है। वहां की जनता दबाव बनाती है कि किसी भी हाल में आप चीन की तरफ मत जाइए, भारत की तरफ आइए, क्योंकि भारत अतिक्रमण नहीं कहेगा, विस्तारवादी नहीं है, साम्राज्यवादी नहीं है। चीन यही कर रहा है, नेपाल की सीमा में गांव कब्जा कर रहा है, वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। नेपाल चेत जाएगा तो अच्छा होगा। आज अनुराग श्रीवास्तव जो एमईए के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करेगा और जो मिलिट्री ऑक्युपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान ने की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका कोई भी कानूनी आधार नहीं है। और आज जिनेवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की भी मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में जो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद ए मिर्जा, उन्होंने कहा
कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये चीन और पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले से ही कब्जा किया हुआ है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत के साथ हम जाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है ये वहां के लोगों के अधिकारों के साथ गलत हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। चीन सिर्फ ऐसा नहीं है, चीन कोई एक जगह तानाशाही नहीं कर रहा है। हांगकांग में क्या कर रहा है, जोशुआ वैंग, ये लोकतंत्र समर्थक हैं और इनको कई बार हांगकांग पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, फिर से गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार कर लिया? वो कह रहे हैं कि आपने जो 50 साल हो गए तो उसको, अच्छा नहीं, पिछले वर्ष जो किया था उसके लिए उनको गिरफ्तार किया है कि 5 अक्टूबर को जो अनऑथराइज्ड असेंबली हुई थी। अब आप सोचिए क्या क्या कर रहा है चीन, और ये मुझे लगता है कि दुनिया को सोचना पड़ेगा कि आखिर चीन की इन हरकतों पर, इन तानाशाही हरकतों पर कैसे लगाम लगाई जाए। अच्छा है कि भारत ने दुनिया पर को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और एक और बुरी खबर आई, श्रद्धांजलि, क्योंकि हमको तो याद है, अब के क्रिकेटर तो बहुत का नाम मैं भूल गया हूं दुनिया के, लेकिन डीन जोन्स, ये जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, फिर उन्होंने कमेंट्री भी करते थे और बहुत हम लोग पसंद भी करते थे उनको, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों के नाम बहुत ध्यान में रहते थे। तो उनका निधन हो गया, उनको श्रद्धांजलि, हृदयाघात से, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दृष्टिकोण में, और इसको समर्थन दीजिए, मुझे ताकत दीजिए तो मैं ये नियमित तौर पर करता रह पाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। सिर्फ यही 2 काम करना है, बाकी का काम मैं खुद करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।